ओके, तो नेक्स्ट एंट्री है पेड बाय ECS कैश टू अमित 58,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट ऑफ ₹1,500। ओके, तो अभी अमित को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अमित इज द रिसीवर ऑफ पेमेंट, डेबिट द रिसीवर। हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हमारे लिए फायदा है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। एंड बैंक इज द गिवर ऑफ अमाउंट, हम पे कर रहे हैं बैंक से, तो बैंक इज द गिवर ऑफ दिस अमाउंट, तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अमित अकाउंट डेबिट, जिसे हमें टोटल कितना देना है 60,000, बट उसमें से उसने हमें डिस्काउंट दिया है, तो जो हमारा फायदा हो गया है 60,000 देना था, पर हमें कुछ डिस्काउंट मिला है। कितने रुपीस का? 1,500 का। और हमारे बैंक से कितना पे हुआ है टोटल? ओनली ₹58,500। ठीक है, तो 60 पे करना था, तो हमने पे किया 58,500 और 1,500 हमें डिस्काउंट मिला है, तो वो हमारा फायदा है। नेक्स्ट एंट्री, sold goods of ₹50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount to Raj and received 50% by check, 20% by cash, मतलब 50 + 20 70%, और 30% है वो हमारा क्रेडिट बेस पे रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा और अकाउंट्स कौन से देख लेते हैं। पहले सोल्ड गुड्स है तो सेल्स वर्ड आने वाला है, ठीक है, सेल्स करने वाले है, कैश डिस्काउंट है, बैंक वर्ड भी है बिकॉज चेक से है ना, रिसीव्ड पैसे, फिर कैश भी मिला है हमें, और कुछ थोड़ा सा उधार भी रहेगा तो जो राज का। तो ये 1 2 3 4 5 अकाउंट्स यूज हो गए। अब इसका पेमेंट का देख लेते हैं। तो हमारा रूल क्या है, पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो, फिर जीएसटी को ऐड करो और फिर कैश डिस्काउंट को माइनस करो। तो पहले सबसे पहले अमाउंट है 50,000, उसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो अभी जो भी होगा 45,000, तो ये 45,000 सेल्स की अमाउंट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके 3 डिवीजन है, 50%, 20% एंड बचा हुआ 30%। तो इसका एक 50% होगा, एक 20% होगा और एक बचा हुआ 30% होगा। ठीक है, इसका 50% कितना होगा, तो 45,000 into 50%, which comes to 22500। ठीक है, 20% कितना होगा, into 20%, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 9 ज़ा 45, which is equal to 9,000, और बाकी 30% क्या होगा, into 30/100, 0.0.0.0, तो विच इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 एंड 1 13,500। ठीक है, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कि सबका टोटल मिलके 45,000 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हमें कैश डिस्काउंट किस किस पे मिलेगा, अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं इस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं उसको भी मिलेगा, और इस पे नहीं मिलेगा, तो ये उधार पे है। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट कितना कहा है, 10% कैश डिस्काउंट, तो 22,500 पे कैश डिस्काउंट कितना होगा, 2250। इतना डिस्काउंट मिलके बाकी पेमेंट हम बाय चेक करने वाले हैं। इसका 9,000 पे कितना पे डिस्काउंट मिलेगा, 900, बाकी हम कैश पे करने वाले हैं, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो 9,000 माइनस 900 कितना हो गया, 8,100। अब ये भी कैलकुलेशन कर दो, 4 - 2 2। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 20,250 जो हम चेक से पे कर रहे हैं, 8,100 कैश और ये उधार। अब हमारा डिस्काउंट 1 है और 2 है, तो टोटल दोनों डिस्काउंट को हम प्लस करेंगे। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला है हमें, 2250 प्लस 900, तो कितना हो गया डिस्काउंट, 2250 प्लस 900 विच गोज टू 3150। तो ये हमारा कैश डिस्काउंट है। अभी एक एक चीज़ को लिखते जाएंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर सेल्स करने पे डिस्काउंट देते हैं तो इट इज़ लॉस फॉर अस। ठीक है, और ये पेमेंट मिल रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, बैंक में भी पैसा आ रहा है। ठीक है, एंड राज इज द रिसीवर ऑफ गुड्स,
जो उधार में है तो वहाँ पे भी ये रिसीवर है, तो सिर्फ ये एक क्रेडिट होगा, बाकी सब डेबिट हो गए। ठीक है, देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे हम लोग। कोई भी डेबिट है तो कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही पहले लिखना है या वही पहले लिखना है। राज अकाउंट डेबिट, फिर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सेल्स पे डिस्काउंट लॉस होता है और परचेस पे फायदा होता है, टू सेल्स अकाउंट। अब सबसे पहले सेल्स कितना है 45,000, तो वो लिख दो सेल्स इज 45,000। ठीक है, अब चेक से पेमेंट कितना हो रहा है 20,250, तो बैंक वाले कॉलम में लिख दो 20,250। कैश में पेमेंट कितना हो रहा है 8,100। डिस्काउंट कितना हो रहा है, ये प्लस ये दोनों मिलके 3,150। ठीक है, तो डिस्काउंट 3,150 और बचा हुआ ये जो लास्ट का उधार वाला है वो कितना है 13,500। इट विल बी 13,500। तो दिस विल बी द एंट्री। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है पर इजीली करोगे तो समझ में आ जाएगा। 45,000 50, 20 और 30 में बाइफर्केट कर दो, तो इसका 50% पे 10% डिस्काउंट, इसका 20% पे 10% डिस्काउंट और इसका एज इट इज़ रहेगा। और जो भी ये है जो बैंक में जाएगा ये कैश वाले में, और ये दोनों है, दोनों का टोटल करके हम डिस्काउंट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू तुषार ₹28,000 हु पेड 18,000 इमीडिएटली। तो अभी इसमें कौन से 3 अकाउंट आएंगे, सेल किया है, पेड इमीडिएटली मतलब कैश भी आया है, और पूरा पैसा नहीं आया है तो कुछ ना कुछ उधार पे भी है, तो तुषार नाम भी आएगा। ठीक है, उसने इमीडिएटली कितना पे किया है, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन कितना हुआ है 18,000, सेल कितना हुआ है 28,000 का, मतलब 10,000 का उधार पे है, तो तुषार इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो वो 10,000 उतने में आएगा, उसके एंट्री लिख दीजिए। थर्ड इज कैश अकाउंट डेबिट, तुषार अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितना हुआ टोटल 28,000 का, कैश कितना दिया उसने हमें इमीडिएटली 18,000। ना ये लाइन है, ये अलग सम है, ये अलग सम है, और तुषार 10,000 मतलब बाद में पे करने वाला है हमें। ठीक है, नेक्स्ट परचेज मशीनरी ऑफ ₹95,000 एंड पेड 5,000 फॉर फ्राइट। ठीक है, तो परचेज लिखेंगे या मशीनरी, ऑफकोर्स मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। तो मशीनरी कम्स इन, जब परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी रियल अकाउंट है, इट कम्स इन आई है, बिजनेस के अंदर आई है, और उसके लिए हमने पेमेंट कैसे किया है कैश, तो कैश इज गोइंग आउट। अब अमाउंट कितना लिखेंगे, जब भी कोई असेट हम खरीदते हैं उसको लाने के टाइम जो भी खर्चा होगा उसमें ऐड होता है, टोटल वो हमारे फैक्ट्री तक पहुंचने में क्या क्या खर्चा मिलता है वो मशीनरी में ऐड होगा। तो हम डायरेक्टली 1 लाख लिखने वाले, 95,000 प्लस 5,000 दैट इज 1 लाख रुपीज़। वो खर्चे को काउंट करके मशीनरी की वैल्यू 1 लाख काउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बॉट goods from Tushar Limited Company 1,20,000 at 12% GST and half amount paid by RTGS। तो अभी इसमें कौन से अकाउंट्स यूज हो गए, परचेज गुड्स है, बॉट गुड्स मतलब परचेज किया है, GST है दैट मीन्स इनपुट GST, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST आएगा। ठीक है, उसके बाद हाफ अमाउंट पेड बाय RTGS मतलब बैंक आ गया, और बाकी हाफ हमने कैश में पे किया, ऐसे कहीं बताया नहीं है, तो हाफ के लिए तुषार एंड कंपनी आएगा। ठीक है, एंड कंपनी लिमिटेड पूरा नाम लिख दो। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन पार्ट क्या होगा, 1,20,000। अभी रूल क्या है, पहले TD माइनस करो, फिर GST ऐड करो, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करो। अभी इसमें TD भी नहीं है और कैश डिस्काउंट भी नहीं है, सिर्फ GST है, तो 12% GST ऐड करो विच विल बी 14,400, तो विच गोज टू दिस अमाउंट। ठीक है, तो हमें इतना, और इसका हाफ हमने बैंक से पे कर दिया है और हाफ उधार पे है, तो इसका हाफ करना है। तो 2 6 12, 2 7 14, 200, 67,200 विल बी द अमाउंट। ठीक है,
और ये जो 14,400 है जो जीएसटी है वो भी हाफ ऑफ होगा, आधा CGST रखता है और आधा SGST रखता है, तो इसको भी डिवाइडेड बाय 2 तो 7,200 ठीक है। अब हम लिखते जाते हैं तो एक एक की एंट्री में पता चल जाएगा कहाँ क्या लिखना है। परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज डेबिट है, हम बायर है तो हम ही को GST पे करना है। परचेज के लिए इनपुट यूज करते हैं CGST SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक इज द गिवर आधा अमाउंट के लिए, एंड 2 तुषार कंपनी लिमिटेड इज द गिवर ऑफ गुड्स जिसको हमने पैसा अभी नहीं दिया है, ठीक है। अब टोटल परचेज कितने का हुआ है, तो अब टोटल परचेज कितना हुआ है, परचेज किया है हमने, उसकी वैल्यू कितनी है 1,20,000। जो भी हमने परचेज किया है उसकी वैल्यू है 1,20,000। हमारे पास माल तो 1,20,000 का ही आ रहा है, उस पर GST लग रहा है 7,200 और 7,200। अब बैंक से कितना पैसा जा रहा है, वो जो भी टोटल अमाउंट बना है उसका हमने हाफ पे किया है और हाफ उधार पे रखा है, तो इट इज 67,200 एंड 67,200। तो जो भी हमारा जो परचेज करते हैं ये वैल्यू हमारी परचेज या सेल की है, मतलब 1,20,000 उस गुड्स की वैल्यू है, उसके ऊपर GST लगा है तो GST को आधा आधा कर लो, और ये अमाउंट है जो हमें पे करना है, तो उसमें से आधा हमने बैंक से पे किया और आधा पे नहीं किया है, मतलब वो तुषार के नाम से रखेंगे, उनको उधार है आगे जाके पे करना है। और ये जो GST अमाउंट है उसको भी हाफ ऑफ करेगी, बिकॉज आधा स्टेट रखेगी और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है। एंड द लास्ट एंट्री नाउ, 6th एंट्री, सोल्ड 1,000 shares for 100 each and paid brokerage 1% and amount credited to our account। अब इसमें कौन से अकाउंट्स है? सोल्ड शेयर्स, मतलब अगर हम सोल्ड गुड्स होते तो गुड्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे शेयर्स है तो शेयर्स आर असेट, इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए, तो हमने शेयर्स को सेल किया तो शेयर्स आर गोइंग आउट, रियल अकाउंट शेयर्स आर गोइंग आउट, ठीक है। तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट है? 1,000 रुपीज, 1,000 शेयर्स है 100 रुपीज का ईच, तो 1,000 इंटू 100 1 लाख रुपीज की उनकी वैल्यू हो गई, और उनके पैसे जो भी हमने बेचे उसके पैसे हमारे अकाउंट में आ गए, ठीक है। तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ अमाउंट, बट बैंक में पूरा 1 लाख आया नहीं, उसमें हमें 1% काट के पैसा आया, 1% ब्रोकरेज था वो काट के आया, तो हमारे बैंक में कितना आया? 99,000। 1 लाख पे 1% 1,000 होता है, ठीक है। तो हमारा ब्रोकरेज 1,000 कटा है, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट, हमारा एक्सपेंस हुआ है 1,000 रुपीज। तो बैंक में 99,000 आया है, 1,000 ब्रोकरेज लगा है, टोटल बाहर शेयर्स गए हैं उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज। तो इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, टू शेयर्स अकाउंट। बैंक में 99,000 ही आया है, 1,000 ब्रोकरेज का उन्होंने पहले ही काट दिया, और हमारे शेयर्स गए हैं 1 लाख रुपीस की वैल्यू के। तो आज हमने इतनी एंट्रीज कर ली है 6, और एक ये मैंने लास्ट सम रखा है जो थोड़ा सा बड़ा है, 4 एंट्रीज है जो लिंक्ड है, जो हम बाद में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।